हाँ भाई, क्या हाल चाल है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सर्कल। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली सर्कल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम सीखेंगे। उसके बाद 3 एक्सरसाइजेस हैं। 9.1 आज ही समझा दूंगा, 9.2 9.3 नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। देखो सर्कल क्या होता है कि मान लिया कोई यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, समझना ध्यान से। यहां पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो यहां से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप इस तरह से मिलाते चले जाओगे, सारे पॉइंट्स को आप अगर मिलाते चले जाओगे, है ना, तो एक सर्कल बन के तैयार होता है। ठीक है, बहुत ही गंदा बना है, लेकिन समझ तो गए हो ना, इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर बोला जाएगा, यहां से बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको अगर मिलाते चले जाओ तो एक सर्कल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, तो मान लो ये हो गया तुम्हारा सर्कल। ठीक, और इसके बीचों बीच में यहां कहीं क्या होगा, ये इसके बीचों बीच में होगा सेंटर। ठीक है, मान लिया इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। ये जो इस सर्कल की बाउंड्री है पूरी, जनरली जो रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं उनकी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहां पर जो सर्कल का पेरीमीटर होगा, यानी सर्कल की जो पूरी बाउंड्री दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। बोलो, ये बात क्लियर हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये ओ हमारे लिए क्या है? ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, एक एक टर्म इससे रिलेटेड बस सीखते जाओ ताकि कोई दिक्कत ना आए। जब भी हम सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मीट कराएंगे, देखो ये जो बाउंड्री है ना, सरकमफ्रेंस है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। किसी भी पॉइंट को आप लेकर आओ और सेंटर से मीट करा दो। ये मैंने सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट उठाया, इसको मीट कराया किससे? सेंटर से, तो इसको बोला जाता है रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी रेडियस। रेडियस में क्या होगा? सेंटर को आप सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मीट करा दो, इसको रेडियस बोल दिया जाएगा। अच्छा, सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप मीट करा दो, ठीक है, ये देखो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को मीट कराने पर जो लाइन मिलती है, इसको बोला जाता है कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसको बोला जाता है डायमीटर। उसको क्या बोला जाता है? डायमीटर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर जाता हूं एक सेंटर से होती हुई, चूंकि बाउंड्री से बाउंड्री को मैंने मिलाया तो ये एक कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है उसको बोला जाता है डायमीटर। उसको क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है। ये हो गया तुम्हारा डायमीटर। अब देखो यहां सेंटर से इधर, सेंटर से मैंने सरकमफ्रेंस को मिलाया है, इधर भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाया है, तो ये इतनी दूरी रेडियस होगी और इतनी दूरी भी रेडियस होगी। बोलो, तो जब दो बार रेडियस को जोड़ रहे हैं तो पूरा पूरा डायमीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रेडियस को अगर हम आर से डिनोट करें, डायमीटर को अगर हम डी से डिनोट करें, तो हम कह सकते हैं कि डी बराबर कितना होता है? 2 × r होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर मिलता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें रेडियस मिल जाती है सर्कल की। बोलो, क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? ये सारे टर्म तुमको रिलेट कर पा रहे हो, उनसे समझ पा रहे हो इनको? अब अगर दो चीजें और होती है, एक को टेंजेंट बोला जाता है, एक को सिकेंट बोला जाता है। टेंजेंट किसको बोलते हैं? इस सर्कल को अगर कोई लाइन बाहर से किसी पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, क्योंकि सर्कल पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींची जा सकती है। तो इस वाली लाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। ये बाहर से आती है, ठीक है, और बाहर ही किसी पॉइंट को टच करके निकल जाती है। इसको अंदर, सर्कल के अंदर से कोई लेन देन इसका नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से भी होती है जो ऐसे सर्कल को कट करके निकल जाती है। ये जो सर्कल को कट करके निकल रही है, इसको सिकेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिकेंट। ठीक है, इसको सेकेंड बोला जाएगा। तो टेंजेंट जो बाहर से टच करके निकल जाए,
कॉर्ड जो बाउंड्री से जाकर बाउंड्री पे मिल जाए, सीकेंट जो कट करके बाहर निकल जाए। तो टेंजेंट, सीकेंट और कॉर्ड। जनरली टेंजेंट का काम अभी क्लास 9th में तो नहीं पड़ेगा, आईसीएससी बोर्ड वालों को काम पड़ता है। सीकेंट और टेंजेंट भी पूछा जाता है, सीबीएसई में फिलहाल नहीं काम पड़ता है। सीबीएसई में काम पड़ता है जनरली क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड का तुम्हें काम पड़ेगा, रेडियस, सरकमफ्रेंस, इन सब चीजों का काम पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पूरी बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री का अगर तुम एक छोटा सा टुकड़ा उठा लो, इस पूरी बाउंड्री का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैं इसको रेड से देखो यहां पर कर रहा हूं, ये वाला टुकड़ा मैंने निकाल लिया, ये जो रेड वाला टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये, तो इस पूरी बाउंड्री का, इस पूरे सरकमफ्रेंस का अगर एक छोटा सा टुकड़ा आप इस तरीके से उठाओगे ना, तो इसको बोला जाता है आर्क। इसको क्या बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। ठीक है, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां से ए बी है, ये ए और ये पॉइंट अगर बी है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे ए बी और ऐसे कर्व लेते हुए हल्के से। ये क्या बताता है? आर्क बताता है। ए बी यानी ये ए से ये वाली लेंथ। और कॉर्ड कौन है? ये जो डायरेक्ट ए से बी की लेंथ है सीधी, इसको कॉर्ड बोला जाएगा। और ये जो सरकमफ्रेंस का टुकड़ा है, इसको आर्क बोला जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए या नहीं? दूसरा, इंटीरियर एक्सटीरियर, बहुत ही हल्की बातें हैं, तुमको अच्छे से पता होंगी। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लूंगा मैं तो वो इंटीरियर होगा, और कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर लूंगा तो वो एक्सटीरियर होगा। ठीक, चल अब एक दो चीजें और समझते हैं। एक दो चीजें और क्या है? अगर मैं कोई सर्कल इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, और इसमें बहुत ही गंदा बना है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, इस सर्कल में अगर मैं यहां पर ये देखो सेंटर दे रखा है, इस सेंटर से एक रेडियस इधर लाता हूं और एक इधर लाता हूं, तो देखो ये सर्कल दो टुकड़ों में बट जा रहा है। सर्कल दो टुकड़ों में बट गया। एक तो ये वाला टुकड़ा हो गया तुम्हारा, जिसको मैंने व्हाइट से देखो मैं डिनोट कर रहा हूं। एक ये वाला टुकड़ा हो गया, और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा बचा मेरे पास। ठीक है, बोलो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दो टुकड़े बन गए। ठीक है, जब इस तरह से सर्कल को बांटा जाए, यानी क्या किया जाए कि रेडियस और आर्क, रेडियस देखो दो तरफ से रेडियस से बाउंडेड है, एक तरफ से आर्क से बाउंडेड है। इस तरह का जब कोई टुकड़ा काट के, जैसे पिज्जा शेप में काट के निकाला जाए, तो इसको सेक्टर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, जो छोटा सेक्टर होगा, उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये जो रेड वाला पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, इसको मेजर सेक्टर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर। ठीक, और इसका एरिया वगैरह तुमसे क्लास 10th में पूछा जाएगा। क्लियर है? क्या माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आ गया कि नहीं? यानी इस टुकड़े को अगर मैं काट के इस तरह से बाहर निकाल लूं, ये, ठीक है, इस तरीके से पिज्जा शेप में जब मैं काट के बाहर निकालूंगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये माइनर सेक्टर, यानी ये सेक्टर बोला जाएगा, जिसमें दो तरफ रेडियस होंगी, एक तरफ आर्क होगी। और ये बड़ा वाला पूरा का पूरा मेजर सेक्टर बोला जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं किसी भी सर्कल में, जैसे कोई सर्कल में बनाता हूं, एक मिनट रुको, मैंने ये सर्कल बनाया, और इस सर्कल में मैंने क्या किया? एक कॉर्ड खींचा। इस सर्कल में मैं क्या करता हूं? एक कॉर्ड खींच लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कॉर्ड खींची, रुक जा भाई, ये मैंने कॉर्ड एक खींच दी। ठीक है, अब इस कॉर्ड ने भी इसको दो टुकड़ों में बांटा। एक ये तुम्हारा व्हाइट वाला पोर्शन है, देखो छोटा टुकड़ा है, और एक ये तुम्हारा बड़ा वाला पोर्शन है। तो जब भी कोई कॉर्ड कट करे सर्कल को दो टुकड़ों में, उसको बोला जाता है सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये छोटा है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, और ये जो बड़ा वाला है, इसको हम मेजर सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है? ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। काट के मैं इसको अलग करके भी दिखा देता हूं। ये जब अलग होता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये तो ये तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारे लिए एक सेगमेंट है, ये तुम्हारे लिए सेगमेंट है, और ये तुम्हारे लिए सेक्टर है।
सेक्टर में देखो आर्क तो दोनों में है, आर्क यहां भी है, आर्क यहां भी है, लेकिन सेक्टर में तुमको क्या दिखेगा, दोनों तरफ रेडियस दिखाई देगी। देखो ये और ये दिख रहा है तुमको, ये दोनों तरफ से ये रेडियस से बाउंडेड होगा, बाउंडेड बाई, मैं लिख देता हूं, रेडियस एंड आर्क, यानी ये रेडियस और आर्क से घिरा होगा जो सेक्टर होगा, और जो सेगमेंट होगा ये बाउंडेड बाई, ये देखो कॉर्ड और आर्क से, कॉर्ड एंड आर्क। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जब कॉर्ड और आर्क को इस तरह से मिला के कोई टुकड़ा काट के निकालोगे तो सेगमेंट बनेगा, और इस तरह रेडियस और आर्क से वो सेक्टर बनेगा। बोलो क्लियर हो गई है सारी बात कि नहीं? ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन तुम लोगों का। अब मेन बातों पर आ जाते हैं। ये सब देखो तुम्हें 10th में भी काम आएगा। कुछ फॉर्मूला, अब इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूं तो भाई लिख देता हूं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये बेसिक नॉलेज है, तुमको आना चाहिए, या फिर इसको हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू आर डायमीटर के बराबर होता है। ठीक, ये जो पूरा पोर्शन तुम्हें बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पोर्शन, इसको बोला जाएगा एरिया। सरकमफ्रेंस सिर्फ बाउंड्री की लेंथ होगी, और ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो एरिया होता है, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहां पर चले जाओ, इसमें कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम माइनर सेक्टर का जब भी हम एरिया देखते हैं तो वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इतना ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हूं तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं। 1 मिनट दो मुझे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखते हैं। अब कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, और इन्हीं का यूज करके हमको बाद में एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी होंगी। सबसे पहले आ जाते हैं जो तुम्हारे क्लास 9th में थ्योरम 9.1 दे रखी है इस चैप्टर में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, अब अभी तुम लोगों ने कॉर्ड पढ़ा ही है कि कॉर्ड किसको बोलते हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स मतलब दो बराबर कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की दो कॉर्ड्स है जो कि बराबर है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे सबटेंड मतलब कॉर्ड जो एंगल बनाती है सेंटर पे। ठीक है, तो अगर मैं एक फिगर बना लूं तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर तो वैसे भी थ्योरम कर रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल में आप दो कॉर्ड बना लो। एक कॉर्ड मैंने ये बना लिया और एक कॉर्ड मैंने ये बना लिया। ठीक है, दो कॉर्ड की बात कर रहा था, बीच में कहीं मेरा सेंटर होगा, ये मैंने सेंटर ले लिया। कॉर्ड का मैंने नाम दे दिया कि भाई एक मेरी जो है ए बी हो गई और दूसरी कॉर्ड मेरी सी डी हो गई। ठीक है, सबटेंड का मतलब ये हुआ कि ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, तो कैसे बनाएगी, जब इसको ले जाकर मिलाओगे तो यहां पर एक एंगल बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब सी डी को मिलाओगे तो यहां पर भी एक एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक ये एंगल, एक एंगल, ये दो एंगल बन रहे हैं। तो तुमसे क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी अगर दो कॉर्ड बराबर है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल्स भी बनाएंगे। आई होप तुम लोगों ने ट्राइंगल अच्छे से किया था, कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ा था। अगर पढ़ा होगा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप लेट कर लो, क्या कर लो, लेट। तो लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। हमने माना भाई कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि ये दे रखा है ए बी की दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो मुझे प्रूफ क्या करना है ये समझ लो। तो मैं यहां पर एक हेडिंग बनाऊंगा टू प्रूफ की। टू प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा कि भाई मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है वो किसके बराबर है, एंगल जो मेरा ए ओ बी है ये बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये मुझे प्रूव करना है। जैसे ही मतलब इन दोनों एंगल्स को मुझे बराबर प्रूव करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब समझो क्या करना पड़ेगा। दो ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, तो नाम तो है सर्कल का लेकिन काम ट्राइंगल से ही तुम्हारा होना है। आप दो ट्राइंगल उठा लो, कौन कौन सा, एक ट्राइंगल एओबी उठा लो और दूसरा ट्राइंगल सीओडी दिखा लो, उठा लो मतलब, और इन दोनों को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, इनके बाकी सारे पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना।
तो देखो क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे ये पता है कि ए बी और सी डी बराबर है, तो एक पार्ट तो मेरे पास पहले से है जो कि गिवन इंफॉर्मेशन है। दूसरा देखो, किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है, यानी रेडियाई ऑफ द सर्कल, वो सब आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो एक ही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। तो ये AO और OC तो बराबर होंगी क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। OB और OD भी बराबर होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो तीनों तो मेरे पास आसानी से मिल गए मुझे। AO को मैंने बराबर दिखाया CO के, रीजन यहां पे क्या लिखा कि भाई रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। और उसके बाद जो दूसरा था पेयर रेडियाई का, वो क्या था, BO बराबर मैंने DO दिखा दिया, ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल था। जैसे ही तीनों साइड्स बराबर हुई, मैं तुरंत कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, COD के। कैसे हुआ, बाई SSS, ठीक। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं, तो तुरंत तुम्हारा जो एंगल AOB है ये बराबर हो जाएगा एंगल COD के। और कैसे हुआ है ये, बाई CPCT हो गया। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बस ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्या इस थ्योरम में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? पहली थ्योरम बिल्कुल आसान थी। दूसरा इसी की कन्वर्स होगी, ठीक है, बिल्कुल उसी का उल्टा करना है। क्या कह रहा है, if the angles subtended by the chords of a circle at the centers are equal then the chords are equal। बात को समझना, यहां पर बोला था कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो वो सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगी। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स, इस बार बराबर नहीं बोला है, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं तो इसका मतलब दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगी। यानी जो इंफॉर्मेशन इस वाली थ्योरम में गिवन थी वो इसमें क्या करना है, प्रूव करना है नेक्स्ट वाले में, और जो इसमें प्रूव करना था वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वाले में गिवन है। देखो यही तो फर्क है दोनों में। सेम फिगर आप बनाओगे जो लास्ट में बना हुआ है, इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। क्या क्या सेम रहेगा भाई, उसमें बस क्या इंफॉर्मेशन देखो बदलेगी, उसी फिगर को लेकर करना है। बस मैं लिख देता हूं, सेम फिगर तुम लोग बना लो, और उसके बाद टू प्रूव में क्या कर दोगे, इस बार मुझे क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। पिछली बार कॉर्ड्स पता था मुझे कि इक्वल है, इस बार मुझे प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आप डालो क्या कि आपको AB और CD को बराबर प्रूव करना है, AB और CD को बराबर प्रूव करना है, ठीक। सेम फिगर उसी तरह से बनाओगे, और उसके बाद आप प्रूफ में आओगे तो वही दो ट्राइंगल उठाओगे जो लास्ट में उठाए थे। कौन कौन से, आप दो ट्राइंगल उठाओगे, इन ट्राइंगल आप AOB उठाओगे, और दूसरा कौन सा उठाओगे, वही COD उठाओगे। और जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो थी वहां पर लास्ट क्वेश्चन में, क्या मैंने कहा था कि AB और CD बराबर दिए थे। इस बार ये नहीं, इस बार पहले से पता है कि एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये इस बार मुझे पहले से पता है, तो बस ये गिवन हो गया। और उसके बाद देखो रेडियस वाला खेल तो सेम होगा ना, AO और CO पिछली बार भी रेडियस थी, अभी भी रेडियस है, क्वेश्चन कुछ भी बदल दे, रेडियस ऑफ सर्कल तो हमेशा इक्वल रहने वाली है ना। और इसी तरह से BO और DO भी आपस में बराबर होंगे। जैसे ये तीन बातें मुझे मिली, मैं तुरंत कह सकता हूं कि AOB और COD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस इस बार क्राइटेरिया बदलेगा। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, एंगल और दो साइड, यानी SAS यूज हुआ है, दो एंगल और उनके बीच की साइड यूज हुई है। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके पार्ट्स बराबर हो गए, यानी AB और CD आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, बाई CPCD, और ये प्रूफ हो गया। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों बस क्या फर्क था, जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन थी ये इसमें प्रूफ करनी थी, जो लास्ट वाले में प्रूफ करना था वो इसमें गिवन था, है ना। फिगर एक काम करो, जब पूरा कर ही दिया है तो फिर फिगर भी बना देता हूं। ये हो गया और ये AB हो गया तुम्हारे लिए ना, दो कॉर्ड बनानी थी, एक मिनट। ये हो गया तुम्हारे लिए AB, ये हो गया CD, यहां पर सेंटर था, बस ठीक है। और इस बार बराबर क्या था, ये दोनों एंगल पहले से बराबर दे रखे थे, ये दोनों बराबर है, और AB और CD को प्रूव करना था। क्लियर हो गया। इन्हीं दोनों थ्योरम पर बेस्ड है तुम्हारा एक्सरसाइज 9.1 बेस है तुम्हारी इसी पर। फर्क कितना है देखो, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई।
यानी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा अगर उनकी रेडियस यानी उनकी रेडियाई आपस में बराबर है। 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 6 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, रेडियाई बराबर होनी चाहिए। ये कह रहे हैं प्रूव करो chords of congruent circle subtend equal angle at the center। अब मैं सिर्फ तुमको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कर तो तुम खुद लोगे। क्यों मैं कह रहा हूं खुद कर लोगे, बात को समझना। इस बार तुम्हारे पास दो सर्कल है, इस बार तुम्हारे पास दो सर्कल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखने में नहीं लग रहे, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा, कोई बात नहीं। इसमें कॉर्ड अलग बनाओगे ए बी और इसमें कॉर्ड अलग बनाओगे सी डी। ठीक, इसका सेंटर O ले लिया तुमने तो इसने एंगल बनाया होगा AOB, तो इसका क्या मानोगे, O डैश मानोगे। इसका क्या मानोगे, O डैश। O डैश क्यों माना भाई, जाहिर सी बात है अलग अलग सर्कल है तो सेंटर भी हम अलग अलग मानेंगे। ये हो गई पूरी बात। अब मुझे क्या करना है, ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मुझे पहले से बता दिया है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनकी रेडियाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरा क्या कह रहे हैं कि भाई कॉर्ड बराबर है तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाना है, यानी इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, जैसे इसका फर्स्ट वाला पार्ट किया था वैसे ही बिल्कुल करना है। आप इस बार इन दोनों ट्राइंगल को उठाओगे, ट्राइंगल AOB और यहां से ट्राइंगल उठाओगे CO'B। ये दो ट्राइंगल आप उठाओगे, आप क्या बताओगे कि AB और CD आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि कॉर्ड्स गिवन है, इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही। उसके बाद ये और ये यानी OA और O', ये भी दोनों आपस में बराबर है। क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जहां पर तुमने लिखा था, देखो यहां पर तुमने लिखा था रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, वहां पर बस क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बस इतना चीज चेंज होना है, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ये लिख देना, बाकी सब काम सेम हो जाएगा। उसके बाद OB बराबर O'D, रीजन फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बस ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, जैसे ही दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और दूसरा वाला कन्वर्स है, दूसरा वाला कन्वर्स यानी ठीक इसी तरीके से। फर्क क्या है कि इसमें एक ही सर्कल में दोनों ट्राइंगल मिल गए हैं और उसमें दो अलग अलग सर्कल में मिलेंगे, बस और कोई फर्क नहीं है। डिट्टो इसी का कॉपी पेस्ट मारना है, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है, जहां रेडियाई ऑफ सर्कल है वहां क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएगा। और जहां पर एक ही सर्कल था तो हमने सेंटर O लिया था, जब दो अलग अलग सर्कल रहेंगे तो हम एक को क्या मानेंगे, O और दूसरे को O' मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 9.1, इस तरह से तुम कर लोगे। अब हम लोग करते हैं, चलते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम पर। 1 मिनट रुकना, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर का मतलब तुम समझ ही गए हो, 90 डिग्री जो बनाती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर पार्ट में बांटना। सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ। तुरंत एक सर्कल मैंने बना लिया, एक कॉर्ड बना लिया यहां पर। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई AB और ये यहां पर हो गया सेंटर। सेंटर से मैंने इस पे डाला परपेंडिकुलर, जिसका नाम दिया मैंने M। परपेंडिकुलर है तो 90 होगा ही होगा। ये सारी कहानी जो जो तुमने किया उसको यहां पर लिख दो पहले। क्या, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, OM इज परपेंडिकुलर AB, या रुक जाओ, सेंटर O, AB इज अ कॉर्ड, और क्या किया मैंने, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। दूसरा काम ये कराना है कि AO और OB को ज्वाइन करा दो, तो यहां पर वो भी लिख दो भाई कि ज्वाइन AO एंड BO। ये मैंने ज्वाइन करा दिया। समझ में आ ही गया होगा क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कॉर्ड के जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो दोनों टुकड़े आपस में बराबर होने चाहिए, यानी AM और BM को आपस में बराबर करना है। क्या बात समझ में आ गई, क्या प्रूफ करना है। ज्वाइन OB मैंने बोला था, तो भाई OB को आप ज्वाइन करा दो,
और ज्वाइन एओ बोला था, तो इसको भी आप ज्वाइन करा दो। ठीक है, दो ट्राइंगल अब तुम्हारे पास दिख रहे होंगे तुम्हें, एक एएमओ या ओएमए कह लो और एक ओएमबी कह लो। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को तुम्हें उठाना है और कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो आसान है, क्योंकि बार बार ट्राइंगल का काम पड़ रहा है। ट्राइंगल अच्छे से किया होगा तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखो कौन सा ट्राइंगल उठाओगे, एक उठा लो ओएमए और दूसरा कौन सा उठा लो ओएमबी। दोनों ट्राइंगल मैंने उठाए। अब इसमें देखो कौन कौन सा पार्ट बराबर हो रहा है। देखो ओए जो है ना, ये तुरंत बराबर हो जाएगा ओबी के। भाई रेडियाई ऑफ सर्कल है, बराबर होगी कि नहीं होगी? तो बस पहला तो मिल गया मुझे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक, चलो दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, ओएम कॉमन नहीं दिख रहा? बोलो, दोनों ट्राइंगल का हिस्सा। यहां पर भी देखो ओएम यहां भी है, ओएम यहां भी है, तो ओएम ओएम मुझे कॉमन मिल गया। इसके बाद देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से ओएम आया था ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों तरफ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो इसका मतलब ओ एम ए बराबर ओ एम बी कितना, ईच 90 डिग्री। यहां चाहे ऐसे लिख दो, कॉमा ओ एम परपेंडिकुलर ओ बी, या और लगा के लिख दो। ठीक है, इसको कॉमा की जगह और लिख देना। तीन पार्ट देखो बराबर हो गए। कौन कौन से? देखो ये बराबर हुआ, इसके ये वाली कॉमन और ये 90। रूल कौन सा लगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और एक साइड आरएचएस लगा कि नहीं लगा? तो जो ट्राइंगल ओएमए था ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्राइंगल ओएमबी के। कौन सी मैंने क्राइटेरिया यूज किया कॉन्ग्रुएंसी का, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यूज किया। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए वैसे ही ये दोनों टुकड़े सीपीसीटी से क्या हो गए, बराबर हो गए। एएम बराबर किसके हो गया, बीएम के। रीजन में तुरंत क्या लिखूंगा, बाई सीपीसीटी, और यही मुझे प्रूव करना था। ये हो गई थ्योरम तुम्हारी 9.3। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये तीसरी थ्योरम हो गई। इसके बाद इसका कन्वर्स, नेक्स्ट वाले में क्या करना है, कन्वर्स करना है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी लास्ट वाली थ्योरम में बोल रहा था कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस बार इन्होंने ये बोला है, यानी उसका कन्वर्स बोला है कि सेंटर से अगर कोई लाइन जाकर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। फर्क समझ में आया कि नहीं? सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं। फिर से मैं फिगर बना देता हूं यहां पर, रुको भाई। ठीक है, यहां मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड क्या हो गया तुम्हारा, ए बी। और इस बार जो सेंटर से लाइन आ रही है ना, ये इस बार पता नहीं है परपेंडिकुलर है। ये कह रहे हैं कि अगर ये लाइन आई और इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, यानी मुझे पहले से पता है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, एम और बीएम बराबर है, ये बात मुझे पहले से पता है। तो अगर सेंटर से कोई लाइन आकर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। यानी इस बार तुम्हें इस एंगल को 90 प्रूव करना है। लास्ट टाइम ये दिया हुआ था 90 है, लास्ट टाइम तुम्हें एम और बीएम को प्रूव करना था। इस बार ये दिया हुआ है कि एम और बीएम आपस में बराबर है, ये पहले से पता है। तो जो बाकी इंफॉर्मेशन देखो है कि ज्वाइन एओ ओबी, देखो सारा काम करेंगे वही। देखो ये रिपीट करेंगे ये सारी बात, लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कॉर्ड ओ एम। यहां पर नेक्स्ट वाले में ओ एम परपेंडिकुलर ए बी नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना, ए बी इज अ कॉर्ड लिखेंगे और ए एम बराबर बी एम लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यार लिख ही दूं ना, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। चलो, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, और क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी लास्ट टाइम भी कॉर्ड थी, अभी भी कॉर्ड है, लेकिन लास्ट टाइम ये परपेंडिकुलर था मैंने लिखा था, इस बार नहीं है। इस बार क्या है, एम और बी एम बराबर। ठीक है, ओ एम इज अ लाइन, नहीं रुक जाओ, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ए एम बराबर बी एम। ठीक है, ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन कराना है, ओ एम नहीं, ए ओ और बी ओ को ज्वाइन कराओ। ठीक है, आ जाओ किसमें तुम, टू प्रूव में आ जाओ। क्या भाई प्रूव करना है? प्रूव ये करना है
कि ये परपेंडिकुलर है, OM जो है ये परपेंडिकुलर है AB, और इसको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री। यानी ये एंगल जैसे ही 90 होंगे, ये एंगल दिख रहा है ये और ये, जैसे ये 90 होंगे OM इस पे तुरंत क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ये दिया नहीं है, तुम्हें इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। क्लियर हो गई बात? चलो अब आप प्रूफ में आ जाओ सबसे पहले, और वही दो ट्राइंगल उठा लो। कौन से दो ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। देखो जल्दी जल्दी भाई, तीन पार्ट कौन से हैं? कॉमन पिछली बार था, कॉमन इस बार भी है, रेडियस पिछली बार भी था, रेडियस इस बार भी है, AO BO तुरंत हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, OM कॉमन हो गया इस बार भी, OM कॉमन हो गया, दो चीजें मिल गई। AM BM इस बार बराबर दे रखा है, ये क्या हो गया, गिवन है। ठीक है, जैसे ही इनके ये तीन पार्ट बराबर हुए, हम तुरंत कह सकते हैं कि जो OMA है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, OMB के। रूल कौन सा यूज किया है? तीनों साइड हमने दिखाई है, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, OMA और OMB कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो जो एंगल OMA था ये बराबर हो गया एंगल OMB के बाई CPCT। लेकिन मुझे इसको बराबर नहीं दिखाना था, मुझे इसको 90 दिखाना था। मैंने इन दोनों को बराबर दिखा लिया, अब मुझे 90 दिखाना है। आप एक बात बताओ मुझे, इन दोनों का सम कितना होगा? इसका और इसका सम 180 होगा कि नहीं होगा? OMA प्लस OMB इनका सम होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होता है, यानी सम 180 होता है। ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं OMA प्लस OMA, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बोलो, तो OMB हटा के भी मैंने क्या लिख दिया, OMA लिख दिया। क्यों लिखा, चाहे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज OMA ये इक्वल है किसके, OMB के। अच्छा, OMA किया तो कितना हो गया, ये ट्वाइस ऑफ OMA, यानी दो बार है, तो OMA बराबर कितना हो गया, 180/2। 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? और OMA और OMB तो बराबर है, तो दोनों 90-90 हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब क्या हो गया कि OM परपेंडिकुलर टू AB। यही प्रूव करना था मुझे। बोलो क्लियर है? क्या ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर है? ये हो गई थ्योरम 9.4। दो थ्योरम और बची। ठीक है, देखो जितना अच्छे से इस पे कमांड हो जाएगा, एक एक थ्योरम अच्छे से समझ जाओगे, एक तो प्रूविंग भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, उतना तुम्हें करने में आसानी होगी। एक्सरसाइज करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, जो भी, उसको करने में आसानी रहेगी। 9.5 में देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब देखो सर्कल में भी ये चीज, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल दोनों में एप्लीकेबल होंगी। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है भाई, सेम रेडियस का सर्कल होता है। ठीक है, तो कोई दोनों में फर्क नहीं होता है, एक सर्कल ले लो या कॉन्ग्रुएंट ले लो, दोनों के लिए सेम होगा। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। तो आप करो, एक सर्कल लेकर प्रूव करो, बाकी बात बाद में देखा जाएगा। चाहो तो आप दो भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। उससे थोड़ा सा तिरछा हो गया, एक बार फिर से ट्राई करता हूं। ठीक है, ठीक है, अभी सही बना। ठीक है, एक कॉर्ड यहां लो AB, बराबर कॉर्ड है ना, और एक कॉर्ड इधर ले लो CD। ठीक है, एक कॉर्ड हो गई AB, एक कॉर्ड हो गई CD। बराबर कॉर्ड है तो सेंटर के इधर उधर ही रहेंगी, यानी एक उधर एक इधर। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बराबर कॉर्ड हो और दोनों एक ही तरफ हो, ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया O। मुझसे क्या पूछा जा रहा है या क्या प्रूव करने को बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर है, AB और CD बराबर है, तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। यानी O से जो AB की दूरी होगी और O से जो CD की दूरी होगी, वो दोनों होगी बराबर। ये मुझे प्रूव करने को इन्होंने बोला है। जब भी किसी चीज की दूरी ली जाती है तो वो 90 डिग्री से ली जाती है, ये याद रखना। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90। किसी भी चीज की किसी पॉइंट से जब डिस्टेंस ली जाएगी तो वो बिल्कुल सीधी डिस्टेंस ली जाती है, 90 डिग्री वाली डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, ये याद रखना। और मैं ज्वाइन कराऊंगा किसको, OB को, और इधर से मैं ज्वाइन कराऊंगा किसको, OD को। तुम इधर भी ज्वाइन करा सकते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
अब इंफॉर्मेशन में लिख सकता हूं क्या भाई, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। इक्वी डिस्टेंट तुम्हें प्रूव करना है, तो यहां पर आप ए बी पर कोई पॉइंट क्या मान लो, एम, इस पर मान लो एन मान। ठीक है, इसको बराबर प्रूव करना है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो भाई एक बात मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ए बी और सी डी बराबर है कि नहीं। अच्छा, ओ एम परपेंडिकुलर मैंने ए बी के खींचा है, एंड ओ एन उधर गया है परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पर। ओ से दोनों परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, इधर डाला मैंने कितना, ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर उधर डाला इस पर, और इन दोनों को मुझे बराबर करना है, यानी ओ एम और ओ एन को बराबर दिखाना है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर दिखानी है। ठीक, बस इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा, बराबर दूरी पर हो जाएगा। ज्वाइन मैंने किसको कराया है, ज्वाइन कराया मैंने ओ बी एंड ओ डी। अब देखो मुझे इस ट्राइंगल में एक तो इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, तो ये 90 मुझे एक आसानी से दिख जाएगा। ओबी और ओडी दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल भी दिख जाएंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और चाहिए होगा, तो देखो बीएम को मैं डीएन के इक्वल दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा भाई, जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, अभी पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग। तो ए बी और सी डी बराबर हैं, तो इनके जो हाफ हाफ टुकड़े होंगे, यानी दो फुल का अगर हाफ करोगे तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, यानी दो चीजें जो फुल हैं दोनों आपस में बराबर है, तो इसका हाफ भी आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग बीएम और डीएन को बराबर दिखा लेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं, काम कर लेते हैं, ये पहले लिख लो तुम। देखो ए बी बराबर सी डी, ये बात गिवन है। ठीक, अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी आपस में बराबर हो। ठीक, ए बी का हाफ मैंने क्या ले लिया, ओ एन, सॉरी ए बी का हाफ मैंने क्या लिया, देखो डी एन या एन डी कह लो, और सी डी का हाफ उल्टा ले रहा हूं मैं, ए बी का हाफ नीचे इधर है एम बी, और सी डी का हाफ ऊपर मैंने ले लिया एन डी। ये दोनों मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, कैसे बराबर किया, क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बोलो क्लियर है ये बात। ठीक, अब आ जाओ, मुझे प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड अगर बराबर हैं तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, यानी मुझे बताना है कि OM और ON आपस में बराबर है। प्रूफ में मैं क्या करूंगा, वही दो ट्राइंगल उठाऊंगा। कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं जो मैंने बना रखे हैं पहले से, तो दो ट्राइंगल कौन से, एक हो गया OMB, और दूसरा कौन सा होगा, ट्राइंगल OND। ये समझ रहे हो ना, OMB है, कंफ्यूज मत होना। एक ये वाला वो ट्राइंगल वहां दिख ही रहा है कौन सा हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने दिखाया कि भाई MB और ND बराबर है, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ये हो गया तुम्हारा ऑलरेडी प्रूव्ड, एक चीज हो गई। अच्छा, 90 वाला पहले से दिया हुआ था, ठीक है, तो OMB ये बराबर हो जाएगा OND, ये ईच 90 डिग्री हो गया। बोलो दो चीजें हो गई, और तुम्हारा OB और OD बराबर है क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल। जैसे ही ये तीन पार्ट मुझे मुझे मतलब इक्वल मिले, मैं तुरंत कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल OMB है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OND के। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई कॉन्ग्रुएंसी की, देखो एक तो 90 लिया है, एक इसके सामने रेडियस यानी हाइपोटेन्यूज, और एक साइड ली है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कर लिया हम लोगों ने। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो गए, यानी OM और ON आपस में बराबर हो गए बाई CPCT, और यही मुझे प्रूव करना था बस। हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? अब अगर तुमको क्या करना होता, अगर तुम्हें यही कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करना होता तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले लेते, फर्क क्या पड़ता, एक का सेंटर ओ एक का ओ डैश हो जाता, और यही चीज ये जो दो ट्रायंगल एक ही सर्कल में दिख रहे हैं ये दो अलग अलग सर्कल में दिखते, बाकी पूरा प्रोसेस सेम हो जाता। एक थ्योरम और बची जो कि इसी का कन्वर्स है। अब मुझे लग रहा है तुम लोग इतना समझ गए हो कि अपने आप आसानी से कर लोगे। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या मुझे कराना चाहिए? देखो नहीं, मैं इसको तुम्हें समझा देता हूं कैसे करना है, बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, समझो। फिगर इसी तरीके से आप बनाओगे, लेकिन ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड नहीं होगी उस वाले में, इसको मुझे प्रूव करना है। आप दो ट्राइंगल उठाओगे, ये दो ट्राइंगल आप उठाओगे, ये पहले से पता है कि इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, पहले से पता है बराबर दूरी पर है। मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, देखो इसके बाद इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं 9.6 के लिए, ये यहां थ्योरम, ये तुम्हारे लिए, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। इसमें भी यही दोनों ट्राइंगल उठाओगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुझे पहले से पता है कि OM और ON बराबर है, ठीक, और रेडियाई ऑफ द सर्कल भी मुझे पता है कि भाई OB और OD भी बराबर होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। एंगल OMB और OND भी बराबर होगा, ये सारी बातें मुझे पहले से पता है। जब ये सारी बातें पता है तो मैं रिजल्ट तुरंत क्या निकालूंगा कि जो ट्राइंगल OMB है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OND के। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका पार्ट MB और इसका पार्ट ND आपस में बराबर हो जाएगा बाई CP/CT से। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब अगर MB और ND बराबर है तो MB का दुगना यानी ट्वाइस और ND का ट्वाइस, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। MB का ट्वाइस तुम किसे ले लो, AB को, और ND का ट्वाइस किसे ले लेना, CD को, बस ये बराबर प्रूव हो जाएगा। रीजन इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, MB का ट्वाइस AB क्यों आया है, वही परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये वाला रीजन ही लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये इतना सा काम तुम्हें करना पड़ेगा, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है सिर्फ थ्योरम्स जो कि रिलेटेड है इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ये सारी थ्योरम्स अगर तुमने अच्छे से कर ली तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में 9.2 को करेंगे, उसके बाद कुछ एक दो थ्योरम और सीखेंगे, फिर 9.3 को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी एक्सरसाइज 9.2 के साथ।